उसने बहुत कुछ किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आया, उसके बाद जो है और बहुत सारी बॉडीज बनी, बहुत सारी। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस, बहुत सारी बॉडीज बनी। लार्ज नंबर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, वो बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो ये सारी चीजें इंडियन सोसाइटी को समझने में हेल्प करती। विलियम जोन्स हो गया, बेथुने, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो हमने बात की थी, क्या उसने भी सोशियोलॉजी को सोशल थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऐसे तो ब्रह्म समाज भी है, ऐसे प्रार्थना समाज भी है। सो देयर आर लॉट ऑफ एंगल्स जिससे हमारी सोसाइटी वही है सोसाइटी जो हमें दिखाई देती है। तो ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सब ने हमारे सीड डाले, बहुत सारे हमें मौके मिले समझने के। जैसे सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज बनी, ठीक है, किसी ने सती प्रैक्टिस के अगेंस्ट में बनाई, किसी ने सती प्रैक्टिस के फॉर के लिए बनाई, समझे? मेरी बात समझे नहीं समझे? यस सर। भूपति जी, यस सर। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है सर। अब तो हम ना सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी कहाँ से क्या कैसे सोच सकते हो आप। बहुत सारी चीजें हुई, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स वर प्रिंटेड, तो लेकिन फिर उनके भी व्यू थे। इंडियन सोसाइटी की जो अंडरस्टैंडिंग की ब्रिटिश ने, दे प्राइमरली डिड एज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, they primarily did it for their own governance system. They were not doing it for understanding of Indian society. यानी कि क्या वो बायस थे या अनबायस थे, क्या कहेंगे हम? आंचल जी। अनबाइस्ड। ब्रिटिश अनबायस थे। क्या होता है अनबायस्ड, आंचल जी? शब्द का मतलब बताइए। सर बायसनेस तो हो गया कि मतलब हम अगर सिर्फ एक ही चीज को मान रहे हैं कि हम इस पर्पस के लिए उसे, और अनबायसनेस होता है मतलब उनके अलावा भी उनके पास कोई पर्पस था, तो इसलिए। भूपति क्या बोल रही है यार ये? सर शायद वर्ड्स में मीनिंग में कंफ्यूजन है। सर ऑब्वियसली बायस्ड ही था, ओपिनियन उनको कॉलोनाइज करके रखना था, तो एक हीन भावना पैदा करनी होती है, बिल्कुल, ऑब्वियसली बायस्ड ही था उनके ओपिनियन। भेदभाव। यस सर। आंचल जी, तो जो हम क्लास करते हैं तो बायस्ड है कि अनबायस्ड है? सर बायस्ड है। क्या क्लास भी बायस्ड है? गजब हो गया भाई ये तो। क्लास बायस्ड नहीं है मेरे हिसाब से तो, बाकी तो जो आप सोचें उचित है। ब्रिटिश जरूर बायस्ड थे। बायसनेस मतलब भेदभाव करना, लड़के लड़की में फर्क करना, गरीब अमीर में फर्क करना, विचारों में फर्क करना। आपको ऐसा फील होना कि यार मुझे आता तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मेरे साथ एक इग्नोर मुझे किया जाता है, वो होता है बायसनेस। ब्रिटिश जो है इंडियन क्या है? अनबायस्ड। सर क्लास अनबायस्ड है, अब मतलब समझ में आ गया ना, पहले मीनिंग्स क्या में है? सर मतलब बायस्ड और अनबायस्ड में कंफ्यूज हो रही थी। अंग्रेजी ठीक कर लो, नहीं तो मर जाओगे। ओके सर। रीडिंग होनी चाहिए डेली 1 घंटे की। तो कुछ पूछो तो एक्स्ट्रा बताऊं? बता दो सर। अभी बता दूं, मतलब बोल दो और बता दो। मजा आ गया। सक्सेस इज नॉट अ जोक। तो यानी उन्होंने क्या क्रिएट किया? उन्होंने एक ऑर्थोडॉक्स व्यू क्रिएट किया इंडियन सोसाइटी का। ब्रिटिश क्रिएटेड एन ऑर्थोडॉक्स व्यू। ऑर्थोडॉक्स व्यू का मतलब होता है एक, उन्होंने जो है अपने हिसाब से मोटा मोटा एक ऑर्थोडॉक्स
कि भाई ये मेजॉरिटी सिस्टम्स है इसके और ये इसके अंदर ऑपरेट कर, जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी है भाई हमारी। ये कौन बोला? ब्रिटिश बोला क्लोज्ड इकोनॉमी। अरे भाई हम तो सदियों से, एंशियंट टाइम से, हम तो नमक राजस्थान से आ रहा है, कॉपर कहीं से आ रहा है, बंजारे घूम रहे हैं, क्लोज कैसे हो गई? नोमैडिक ट्राइब्स हैं हमारे यहाँ, ऊपर से नीचे जाते हैं सब। तो लेकिन उन्होंने बोला क्लोज्ड इकोनॉमी है, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है। उन्होंने क्या वर्ड दिया? इंडियन सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, ये उन्होंने दे दिया। ब्रॉड फीचर है इसके ये। कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर होगा, प्रिमिटिव लाइफस्टाइल होगा, एजुकेशन तो मॉडर्निटी का कोई लेना देना नहीं, पाठशालाएं हैं, महिलाएं कम पढ़ेंगी, गर्ल्स की शादी 10 साल तक 12 साल तक हो जाएगी, ये है सोसाइटी। ब्रिटिश टाइम में 13 साल तक मैक्सिमम। 1891 में तो एक्ट भी आया था, मैरिज एक्ट, जिसमें लड़की की एज बढ़ाकर 12 साल कर दी गई। 12 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता। उससे पहले जो है वो 12 साल से भी कम उम्र की लड़की का विवाह हो जाता। सोशली ग्रो हुए हैं, सोशल एवोल्यूशन। तो एक तो ये बात हुई, यूनिवर्सिटियां हुई, एथनिक सर्वे। एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में। जैसे सेंसस स्टार्ट हुआ इंडिया में, सेंसस ब्रिटिश ने स्टार्ट किया है। किस मुद्दों पे स्टार्ट किया ये बात नहीं, 1871। फिर रिपन ने एक सिस्टम बना दिया डेकेनियल सेंसस का, कि हर 10 साल में होगा जी। हमारे यहाँ 10 साल में सेंसस किया जाता है। फिलहाल 2011 का सेंसस चल रहा है, 2021 में होना शुरू था, लेकिन कुछ बातें हुई, हो रहा है अभी भी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उनकी बात हो रही है, चल रहा है काम। ऐसे ही एथनिक सर्वे हुआ इंडिया में। क्या हुआ? एथनिक सर्वे 1901 में। तो 1850s के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन के अंदर, जब ब्रिटिश रूल आ जाता है, इंडिया का रूल आ जाता है, तो नई नई टेरिटरीज आई। लेकिन कौन है वो सोर्सेस जिससे आप सोसाइटी को समझ पाए? बताओ जरा। सोर्सेस का मतलब है विच आर द ग्रुप्स। एक ग्रुप बताओ जो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है इंडियन सोसाइटी में ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। सर रिफॉर्मर्स होते थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, आई एग्री विद यू। महात्मा जी थे। तो जो एक एस्टैब्लिश्ड चलो हो गए सोशल रिफॉर्मर्स, एक वर्ड डाल दिया मैंने, और बोलो। और ट्राइबल अपराइजिंग, सोर्स छोड़ना है वो। ट्राइबल अपराइजिंग क्यों हो रही है ये बता दो। हाँ, सब क्योंकि ब्रिटिश आर चेंजिंग देयर नेटिव वेज, हाउ दे आर लिविंग, दे आर नहीं और infringing on बोलो their और। autonomy. सोसाइटी वो कौन सा ग्रुप है जो चेंज कर रहा है वो बोलो ना। Britishers. ब्रिटिशर्स में भी कौन सा ग्रुप है? हाँ बोलो बोलो। Imperialists जो कैसे? colonize कर रहे हैं आप, नहीं? हम्म, वर्किंग क्लास कहाँ से आ गई यार? चल अभी से यार, क्रिश्चियन मिशनरीज हो सकते हैं, तुम लोग दिमाग नहीं लगाते हो।
फिर जैसे अभी आपने रिफॉर्मर्स का, ऐसे एक और टर्म भी होता है एकेडमिक थियोलॉजिस्ट, यानी जो रिलीजन को इंटरप्रेट करेंगे लेकिन फॉर्मल भाषा में करेंगे, एकेडमिक थियोलॉजिस्ट। जैसे मौलवी, ब्राह्मण, दे आर एकेडमिक थियोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद जो है एथनोग्राफिस्ट भी होंगे, जीवनियां लिखेंगे, उनसे पता लगता है, हमने एथनोग्राफी पढ़ा था क्या होता है। मुंशी प्रेमचंद से लेकर मैला आंचल से लेकर हर भाषा में कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई, अंग्रेजी में भी हुई। फिर उसके बाद आप कह सकते हो जो कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आ जाएंगे। स्पेसिफिक वर्ड्स पे जाइए ना। और ये किससे साथ में प्रोसेस किसके साथ मदद करेगा? इट विल हेल्प अलॉन्ग विद द वेस्टर्न एजुकेशन। अब और एलिमेंट क्या है इंडियन सोसाइटी के, जिनसे ऊपर जो हमने वर्ड बोला, जो हमने ऊपर अभी बोला, ये लोग क्या स्टडी कर सकते हैं आपके हिसाब से, जरा बताइए। क्या स्टडी करेंगे? हमने पढ़ लिया मैरिज पढ़ लिया, हमने किनशिप पढ़ लिया, हमने डिसेंट पढ़ लिया, लीनिएज पढ़ लिया, वो सब तो पढ़ लिया हमने। तो ये क्या स्टडी करेंगे? ये मतलब उन्हीं चीजों को स्टडी करेंगे। मैं बता देता हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम स्टडी करेंगे। यस, वेरी गुड ब्रिजवाला। दे विल अंडरस्टैंड सोशल, they will understand social institutions like joint family study करेंगे वो। जजमानी सिस्टम, अगर आपने शब्द सुना है जजमानी सिस्टम। कस्टमरी लॉज, जो कस्टमरी लॉज होते हैं, जिसके लिए कोई कानून नहीं होता लेकिन वो कस्टम के हिसाब से चलता है। लड़का ऐसा होना चाहिए, जैसे राजस्थान, हरियाणा में लड़का, सबसे पहले लड़के, जो लड़का लंबा चौड़ा ठीक ठाक है, उसकी पहली ख्वाहिश है कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं। अगर मैं 18 से 21 साल में नहीं हो भर्ती हो पाया तो मैं ओवर एज हो जाऊंगा, और मैं जैसे ही ओवर एज हो गया तो मैं कुछ और तो कर नहीं पाऊंगा, ना मेरी शादी होगी, और घर में जो बेइज्जती और जो समाज में जो बेइज्जती होगी वो अलग। तो 80% यूथ ऑफ हरियाणा, दे वांट टू ज्वाइन आर्मी, एंड राजस्थान ऑल्सो, दे वांट टू ज्वाइन आर्मी इमीडिएटली। नो अदर करियर, नो अदर ऑप्शन। बहुतों का ये कहना है हमारे तो 5 भाई हैं, 10 बीघे जमीन है, क्या क्या बांटा आएगा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर शादियां नहीं होती क्योंकि आप आर्मी में भर्ती नहीं हो पाए, आपके पास एक स्टेबल और एक ग्लोरीफाइड जॉब नहीं है, आपके पास स्किल भी नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत सारों ने तो नई नई एकेडमियां खोल ली, विक्टर, कर्नल, जुझारू, ऐसे नाम रख रख के आपके मिल जाएंगे आपके एरियाज में भी, जो कि ये बोलती हैं हम भर्ती कराते हैं वो, बेसिकली ऐसा उनका मानना है। अब जब ऐसे लोगों को नहीं मिल पाएगी नौकरी आर्मी की, तो ब्याह कैसे होगा? फिर उनका ब्याह होगा हरियाणा स्टाइल में, जैसे हरियाणा में बहुएं खरीदी भी जाती हैं, दूसरे राज्य से मिडलमैन लेके आता है उसको, मिडलमैन लाएगा, बोली रखी जाती है नेपाली, झारखंड, बिहार, केरला की बहुएं आ गई हैं हरियाणा में। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारे गांव में केरला की बहुएं भी आ चुकी हैं। उनके आने से फायदा भी हुआ, ज्यादा पढ़ी लिखी हैं वहां, उन्होंने हाइजीन सैनिटेशन को उन्होंने प्रमोट किया। फूड कल्चर का मुझे आइडिया नहीं, वो तो ब्रिजवाला पता लगाएगी, वो बताएगी कि उन्होंने वहाँ का इडली डोसा सांबर बड़ा, चिकन बड़ा, और केरला की जो डिशेज हैं, केरला की जो चटनी बनती हैं, वो भी उन्होंने लागू की नहीं की, लेकिन खरीदी गई, आई मिडलमैन होके। हरियाणा के लड़कों के लिए आ रही हैं लड़कियां, हरियाणा की लड़कियां तो ब्याह करेंगी नहीं ऐसे लड़कों से, इसीलिए लड़कियां बाहर से आई। फिर एक हो गया, एक सिस्टम और हो गया, आटा साटा, अदला बदली। लड़का कुछ खास नहीं कर रहा है हरियाणा राजस्थान में, कोई बात नहीं भाई, तेरा ब्याह हो जाएगा, तुझे कोई ब्राइड मिल गया, हमारे लड़के के लिए भी तुम एक ढूंढ के दो, तो मैं तुम्हें अपनी दे दूंगा, तुम मुझे अपनी दे दो। अब बात समझ आई मेरी? हाँ, ब्रिजबाला जी प्रकाश डालिए। यस सर, कोई प्रकाश है? बार्टर सिस्टम ना, और तुम क्या चाहती हो, इसको क्या किया जाए? और बार्टर सिस्टम बना दिया तुमने इसको, वाह भाई वाह, महान।
सर इसके कंटेक्स्ट में नहीं बोल रही, आपने पूछा था ना ये जजमानी सिस्टम जैसे, तो उसमें मैं बोल रही थी कि बार्टर सिस्टम भी डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, उसके कंटेक्स्ट में बोला है मैंने। ओके। अरे ब्रिजबाला जी लिखो कुछ, हाथ चलाया करो जल्दी जल्दी, हाथ भी नहीं चलाते, दिमाग में नहीं, तुम चाहते हो बस तुम्हें बिठा के ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ऐसा हो जाए क्या? तो ये जजमानी सिस्टम हो गया, कस्टमरी लॉ हो गया, और ऊपर से पंचायत, पंचायत सबसे इंपॉर्टेंट आज भी, पंचायती। अब पंचायत में भी आप जानते हैं, हाँ, एक सिस्टम आया ना जिसमें आप रिजर्व सीट वुमेन की है, लेकिन सब कुछ हस्बैंड ही करता है फिर भी, क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते तो हैं, प्रधानपति। हाँ प्रधानपति, प्रधानपति सिस्टम, ये वर्ड आपके आंसर में आने चाहिए और पता भी होने चाहिए। थैंक यू भूपति, पर आप थोड़ा सा रेगुलर काम हो जाए, कुछ सिस्टमेटिक अप्रोच से हो जाए ना, तो इट विल बी ग्रेट। नहीं सर, कोशिश रेगुलर की करता हूँ मैं। थोड़ी तबीयत मतलब होती है, हर साल होती है, पर ये एलर्जी भी होती है, पर जो कोरोना की वजह से हो रखा है ना, उससे थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी इस साल। तो आप कुछ कुछ और रेगुलर, नोट्स वोट्स कुछ बना रहे हो, कुछ हो रहा है? हाँ सर, अभी शुरू कर रहे हैं पीछे की क्लासेस। जैसे पहले महीने की थी वो तो कंप्लीट कर ली थी मैंने, तभी अब फिर एक और महीने की इकट्ठी होगी, तो अब शुरू कर रहा हूँ सर। करी थी, कल भी किया था, परसों भी करा था। अच्छा है, आप कुछ कुछ करके डाल सकते हैं, अपने जो आपके पास नंबर है आप वहां पुटअप कीजिए। ठीक है सर। तो पॉइंट ये है, उसके बाद जो है मैक्रो लेवल के ऊपर भी हम बहुत सारी स्टडी की गई, हिस्टोरिकल वर्क्स भी जनरेट किया गया, जो हिस्टोरिकल वर्क्स हैं हमारे पूरे पुराने चाणक्य के टाइम से लेकर, और पहले उनसे सोचा गया भाई क्या है, पुराणों को देखा गया कि थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। फिर अंग्रेजों ने सर्वे किए, सर्वे किए अंग्रेजों ने, ठीक है, इंडिया के सर्वे किए, घूमे, गांव गांव घूमे, जगह जगह जाकर पेंटिंग है, पेंटिंग्स की गई, डेटा इकट्ठा किया गया। लेकिन हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों के नाम सबसे पहले आ जाते हैं, जैसे जैसे आता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, पैट्रिक गेट्स एक नाम आता है सबसे पहले। फिर एक आता है आपका, जो नाम आप जानते भी हो, घुरिये साहब का नाम आता है बॉम्बे में। फिर आता है राधा कमल मुखर्जी, और साथ में आता है आपका डीपी मुखर्जी, लखनऊ में, उन्होंने लखनऊ को स्टडी किया। फिर इसके बाद ऐसे ही AR वाडिया का आता है, ये लिस्ट आप और बड़ी बना सकते हैं, लेकिन हम अर्ली की बात कर रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हुई, तो इन्होंने शुरुआत की। और इनका मेजर एरिया क्या रहेगा, इंडियन, उसका इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने का इनके सोर्सेस जो फोकस रहेंगे, तो जरूरी नहीं है कि भाई सारी चीज एकदम ही बिल्कुल क्लियर अच्छे से हो जाए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या सोर्सेज हो सकते हैं, तो कहाँ होंगे उनके सोर्स, उनके सोर्स होंगे इंडियन फिलॉसफी, क्योंकि अब दर्शन शास्त्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ से रिलेट करता है, लोगों के विचारों को दर्शाता है, रिलीजन के आइडियाज को दर्शाता है। इट showcases how people behave in a disciplined way. If Buddhism says that there will be a monk system, if Hinduism says कि नवरात्रि ऐसे बनेंगे, कुंभ का मेला चलेगा, तो कुंभ का मेला अपने आप में एक सोसाइटी है। अभी जो हड़ की पौड़ी उत्तराखंड में जो अभी केदारनाथ के कपाट खुले हैं, तो वो अपने आप में एक सोसाइटी है, वो अपने आप में ही एक वो पूरी सोसाइटी है, समझिए इस बात को। ऐसे ही आपका स्टडी की अगर बात की जाए तो ओरिएंटोलॉजी, यानी ओरिएंट यानी भारत,
ओरिएंट यानी भारत, ये इंडो भी माने भारत, लेकिन ओरिएंट शब्द बड़ा है, लैंड ऑफ ओरिएंट, एशिया को ओरिएंट कहेंगे, और उसमें भी इंडो मतलब इंडिया, इंडियन स्पेसिफिक, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऐसे ही जैसे और क्या तरीका रहेगा, एथनिक और सोशल सर्वे किए जाएंगे। सोशल सर्वे और जब ये होंगे तो दे विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई सोसाइटी कहाँ जा रही है, सोसाइटी में क्या हो रहा है। और हिस्ट्री तो है ही, हिस्ट्री के तो बहुत सारे सोर्स हैं। आपकी दादा दादी अगर कहते हैं भाई यहाँ बम गिरा था, तो वो भी एक हिस्टोरिकल सोर्स है। तो अब आप अगर बात करें तो जैसे घुरिये साहब थे, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द फोर आइडियाज, हिस्ट्री, इंडियन फिलोसफी, इंडोलॉजी, ओरिएंटोलॉजी। ओके, उन्होंने सब कुछ स्टडी किया, इंडियन कास्ट भी किया उन्होंने, रिलीजन भी किया, ट्रेड भी किया, सब कुछ उन्होंने किया घुरिये साहब ने। घुरिये साहब ने चारों के चारों मेथोडोलॉजीज को यूज करने की बात की। ओके, सारे एलिमेंट्स को उन्होंने यूज किया और स्टडी किया। तो आप सोचिए, तो उन्होंने स्टडी किया तो स्पेसिफिक तो कर नहीं पाए होंगे, तो उनके एलिमेंट डिफरेंट होंगे। इंडियन कास्ट भी करेंगे, ट्राइब्स भी करेंगे, कल्चर भी करेंगे, सिटीज भी करेंगे, रिलीजन भी करेंगे, है? और राधा कमल मुखर्जी ने साहब ने क्या किया, राधा कमल मुखर्जी साहब करेंगे इंडियन कल्चर, जो इंडियन इंटेलेक्चुअल लाइफ है, जो इंडियन सिविल सोसाइटी है, प्रोफेसर्स हैं, जो उस टाइम के टीचर्स हैं, जो उस टाइम के डॉक्टर्स हैं, उनका सिंथेसिस वेस्टर्न लाइफ, वेस्टर्न कल्चर के साथ कैसे हो सकता है, वेस्टर्न कल्चर ने उन पे क्या इम्पैक्ट डाला, ये हाउ दे गॉट इम्पैक्टेड। और मुखर्जी ये करेंगे आपके वेस्टर्न एनालिसिस वाले। तो सोशियोलॉजी एक एकेडमिक के तौर पे जब इंडिया में डिसिप्लिन होता है, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सबसे पहले बात शुरू होती है, जैसा मैंने बोला। और पैट्रिक गेट साहब जो है सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं, जिनका नाम हमने ऑलरेडी लिखा है। 1919 के आसपास आप कह लीजिए, दैट थिंग्स विल बी स्टार्टिंग बाय सर पैट्रिक गेट्स इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। उसके बाद से चीजें शुरू हो जाती, फिर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनेगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनेगा, मैसूर यूनिवर्सिटी में बनेगा। इंडियन सोसाइटी जो है धीरे धीरे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के डोमेन में आएगी, नए पर्सपेक्टिव डेवलप होंगे। इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ बुकिश या स्कॉलिस्टिक आइडियाज लिए जाएंगे। इसीलिए इस पर्सपेक्टिव को इंडियन स्टडी, इंडियन पर्सपेक्टिव को जब हम कहते हैं, जब आप हिस्टोरिकल टेक्स्ट को यूज करते हो, उस पर्सपेक्टिव को, जिस पर्सपेक्टिव में आप भारत को हिस्टोरिकल टेक्स्ट के थ्रू स्टडी करते हो, उसे हम कहते हैं इंडोलॉजी, उसे हम इंडोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कौन हो गए, घुरिये साहब हो गए। उन्हीं को फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कहा जाता है और उन्हीं को फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहा जाता है। घुरिये साहब ही दोनों चीजों के जनक है। क्या है वो? जनक। ही इज फादर ऑफ इंडोलॉजी एंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी, इंडियन इंडोलॉजी। तो बहुत सारे लोगों ने क्लासिफाई किया फिर इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ी कैसे जाएगी, क्या होगा। तो जैसे योगेंद्र सिंह ने क्लासिफाई किया, योगेंद्र सिंह साहब ने एक थियोरेटिकल और सिस्टमेटिक पर्सपेक्टिव दिए। योगेंद्र सिंह फेमस, बहुत फेमस नेम है, इट्स वेरी, उन्होंने क्लासिफाई किया, उन्होंने थियोरेटिकल एंड सिस्टमेटिक पर्सपेक्टिव्स दिए। यानी थियोरेटिकल यानी कि क्या, एक क्या सिस्टम रहेगा, थ्योरी क्या, उसके पीछे एक आधार है, उन्होंने दिया। तो जैसे फिलोसफिकल, तो फिलोसफिकल में जैसे मैंने कहा, तो जो सोशियोलॉजिस्ट लखनऊ के थे, लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट है, जो लखनऊ, जो हमने राधा कमल मुखर्जी जी की बात की, वो हो गया आपका फिलोसफिकल। ठीक है ना जी, वो फिलोसफिकल हो गया। फिर उसके बाद आपका जो है कल्चरल, कल्चरल एक स्टैंड फिलोसफिकल हो गया, एक चल एक 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 आपका कल्चरल हो गया। कल्चरल में हमने नाम सुने, हम कुछ नाम ऐड भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं मुझे कल्चरल में कोई एक नाम?
बताइए। जी, कोई बोल नहीं रहा। एम एस श्रीनिवास जो हम नाम बोलते हैं, मिल्टन रिडफील्ड का नाम बोलते हैं, मैकिन मीरियट का नाम, ये सारे जो है कल्चरल आ जाएंगे इग्नू में, या इधर उधर जब आप कोई भी, या इवन एनसीईआरटी जब हम देखते हैं तो उसमें भी हमें कुछ नाम मिलते हैं 11th और 12th। फिर स्ट्रक्चरल में बेयली स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव, उसमें किसने रोल प्ले किया? बेयली साहब ने रोल प्ले किया। ठीक है जी। उसके बाद ऐसे डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वो भी यूज किया गया। उसको यूज करने वाले कौन थे? रामकृष्ण मुखर्जी, उन्होंने बंगाल में यूज किया, बंगाल के स्टडी के केस में यूज किया। ए आर देसाई ने भी डायलेक्टिकल यूज किया। ए आर देसाई बहुत फेमस नेम है, मॉडर्न नेशनलिज्म के ऊपर किताब भी है उनकी, ए आर देसाई की। समझे आप मेरी बात को? हाँ, ऐसे ही फिर जो है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि सोशियोलॉजिकल थॉट इंडियन नेशनल मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होगा। तो इसीलिए क्या क्या सब्जेक्ट चूज करेंगे ये भी सोशियोलॉजी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपके घुरिये साहब थे या डीपी मुखर्जी साहब हैं, इनके चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इस बात पे डिपेंड करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के हिसाब से चूज करेंगे ये क्या डिप्राइव्ड सेक्शन है, क्या डिप्राइव्ड एलिमेंट्स हैं, क्या नहीं है, क्या हो रहा है। घुरिये भी साहब करेंगे, डीपी मुखर्जी साहब भी यही करेंगे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस सोशियोलॉजी डेवलप होगा साइंटिफिकली। एंड अमेरिका में भी क्योंकि चीजें हो रही हैं सोशियोलॉजी में, हमने पढ़ा भी था शुरू में व्हेन वी स्टार्टेड आवर लेक्चर 1, वी आल्सो वेंट ऑन टू अंडरस्टैंड। अमेरिका में हमने किया था, तो अमेरिकन फंक्शनलिज्म of 1950s or will also influence Indian sociology. American functionalism of 1950s is also going to influence Indian functionalism, और आप कह सकते हैं कि इंडियन सोशियोलॉजी जो है वो तरह तरह के आइडियाज से इन्फ्लुएंस होती चली जाए। एम एस श्रीनिवास is the person who introduced structural functional perspective. श्रीनिवास साहब ने सबसे पहले क्या लागू किया? एम एन श्रीनिवास साहब ने सबसे पहले लागू किया स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। ठीक है। उन्होंने इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया। उन्होंने कुर्ब्स ऑफ मैसूर, स्टडी का नाम क्या था? कुर्ब्स ऑफ मैसूर। कोडागु भी बोलते हैं इसको हमारी कन्नड़ा, कोडागु। उन्होंने किस चीज पे फोकस किया? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे फोकस किया, एम्पिरिकल स्टडी की, सर्वे किए, उन्होंने इन चीजों पे फोकस किया। थ्योरेटिकल और ट्रेडिशनल इश्यूज पे फोकस नहीं किया। इसीलिए उन्होंने सीरीज ऑफ अर्बन और रूरल स्टडीज को बाहर लाने की मदद की, लेकिन क्योंकि उनके थ्योरेटिकल बेसिस नहीं थे, क्योंकि उनकी ऑब्जेक्टिविटी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं थी पहले से, बस उसकी ये शॉर्टकमिंग कह सकते हैं। ए आर देसाई ने क्या पॉपुलर किया? मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। ए आर देसाई साहब ने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को शुरू किया। ठीक है ना? God.
क्यों जी, कोई दिक्कत? बोले बोले। हाँ, बोल नहीं रहे आप लोग। आंचल जी, सर अभी तक तो क्लियर है। नहीं क्या क्लियर है? कुछ मतलब क्लियर तो होगा ही, जब ये इसमें बता दिया, नाम बता दिए, तो फिर गड़बड़ क्या होगी? तो ऐसा है जी, अब इसमें आ जाती है अप्रोच अलग अलग, ठीक है ना। जैसे इंडोलॉजिकल अप्रोच हो गई घुरिया साहब की, सबसे पहले वो आ जाएगी, हम उससे शुरू करेंगे। उसके बाद और अलग अलग है, अलग अलग आइडियाज है। जैसे अगर मान लो हम सबसे पहले यही बात करें यूनिवर्सिटी की, अगर मैं जनरल बात करूं कि यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, क्या वहां पर हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया एज अ नेशन, एंड जो सोशियोलॉजी है वो क्या इंस्टीट्यूशनल मेथोडोलॉजी से हो रही है, टीचिंग और रिसर्च इंटरवेंशंस कैसे हो रहे हैं, क्या सोशियोलॉजी रियली उन चीजों पे वाक काम हो रहा है। जैसे उसके अंदर भी है, जैसे डिसिप्लिनरी हिस्ट्री एक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं डिसिप्लिनरी हिस्ट्री का। इंडिया में जैसे बॉम्बे स्कूल है एक, दूसरा ऐसे ही सोशियोलॉजी अब इन्फ्लुएंस करती है डिफरेंट डिफरेंट वर्क कल्चर को, जैसे यूनिवर्सिटी को, जैसे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है अभी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे में है, जिसको पुणे यूनिवर्सिटी पहले कहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री जो इंडिया में है सोशियोलॉजी की, उसको अगर एग्जामिन करेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि किस मैनर में नॉलेज प्रोड्यूस की गई, क्या वो नॉलेज लेजिटिमेट थी, जिन इंस्टीट्यूशंस ने उनको उन नॉलेज को शेप दिया वो कैसे काम कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट लेकिन क्यों है? तो 2009 में एक डंकन साहब थे, उन्होंने 2009 में एक आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई अगर आप हिस्टोरिकल स्टडी सोशल साइंसेज की नहीं करोगे तो आपको पावर और नॉलेज का नेक्सस जो है वो कभी समझ नहीं आएगा। और यूनिवर्सिटीज जो है वो और रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है वो नए नए आइडियाज जनरेट करेंगे, लेकिन वो तभी स्टेट और नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन उनको लागू कर पाएंगे जब वो लिंक होंगे आपस में। इसीलिए इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस, सोशल साइंस का हिस्टोरिकल स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमें हेल्प करता है, जैसे मोनोमोर इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नेक्सस ऑफ नॉलेज एंड पावर, कि भाई क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। ये बात आप समझिए, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले हम इंडोलॉजी पे कूदे, तो डंकन ने कहा ये, क्योंकि बाकी सारी बात तो जनरल है, लेकिन जब तक आप किसी का नाम कोट ही नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल साइट्स, इंस्टीट्यूशनल साइट्स कैसे स्टडी की जा सकती है? यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, लेबोरेटरीज हैं, थिंक टैंक्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस हैं, ये सारे के सारे मिलाकर एक रोल प्ले कर। इसीलिए डिसिप्लिनरी हिस्ट्री का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिसिप्लिनरी हिस्ट्री मतलब डिसिप्लिन जो है, कोई भी डिसिप्लिन है, जैसे सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है, उसकी हिस्ट्री को आप एनालाइज करोगे
हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के थ्रू। जो यूनिवर्सिटी जो है आपको डिप्लोमा दे रही है, डिग्री दे रही है, टीचिंग प्रोग्राम है, रिसर्च है, उसका रोल ये है। हिंदुस्तान में कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियलिज्म ने यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की, तो पर्सपेक्टिव भी कॉलोनियल हो सकता है, लेकिन बाद में वो मेन साइट बन गई। कॉलोनियलिज्म के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद वो मेन साइट बन गई कि हमारा डिसिप्लिन कैसे स्ट्रक्चर होगा। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस आप कह सकते हो कि जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स बिकेम द मेन साइट फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग, यू नो। आपकी और भारत में कहाँ, मतलब देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज, बट लेकिन अगर हम बात करिए, किसने बात कही है, पटेल साहब ने कही। उन्होंने 2011 में कोट किया कि भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, इसीलिए हिस्ट्री, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिनरी वर्क जो है वो डिसिप्लिनरी हिस्ट्रीज को दर्शाता है कि वैसी हिस्ट्री कौन लिखता है, उनका फंक्शन क्या होता है, कितने रेगुलरिटीज उनको लिखा जाना चाहिए, उसमें प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि अगर वो हिस्ट्री लिखी गई तो उसके पीछे डिसिप्लिन, उसके पीछे जो सोशल ह्यूमन नॉलेज है, जो बाउंडेशन है, वो क्या है। भाई गिडन्स ने बोला है, गिडन्स ने बोला है कि ऑल ह्यूमन नॉलेज इज प्रोड्यूस सोशली एंड इज बाउंड बाय सोसाइटी इटसेल्फ। ये एंथोनी गिडन्स ने बोला है। इस एलिमेंट को अगर हम सच मान लें और इस एलिमेंट्स को हम फॉलो करें तो सारी चीजें यहीं से होती हैं। वी रिकॉग्नाइज दैट। कोट हो गया, इसीलिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी करना। राइटिंग एंड एग्जामिनिंग इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग क्यों है? वही जो हमने पहली क्लासेस में किया था कि भाई खुद ही लिख रहे हो, खुद ही कर रहे हो, तो क्या आप वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी की जो बात है, वैल्यू फ्री न्यूट्रलिटी, क्या आप ला पाओगे? क्या साइंटिफिक एलिमेंट को ला पाओगे? बस आपको ये बात, आपको ये आर्ग्यू करना है और फिर आपको निकाल के लाना है कि देखो यहाँ पर तो साइंटिफिक तरीके से हुआ और यहाँ नहीं हुआ। ये है ना सारी बात। तो विल यू बी वैल्यू न्यूट्रल? तो हमने कॉमन सेंस की बात भी की थी, तो सारी बात आ जाती है। तो चौधरी साहब ने एक बोला कि प्रॉब्लमेटिक है, चैलेंजिंग है, पर्सन इनसाइडर है, वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो डेली हो रहा है। उसका जो कंटेंशंस होंगे, जो उसके अपने बायसनेस होंगे, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि अदर्स जो होंगे वो डिफरेंट हिस्ट्री बोलेंगे, वो जो बोलेगा डिफरेंट हिस्ट्री बोलेगा। तो मैं एक फिलोसफिकल आइडिया आपको जनरेट कर रहा हूँ, इसीलिए क्यों लिखी जाए भाई, क्यों लिखी जाए फिर ऐसा है तो, लेकिन उनको लिखे जाने के कारण है। गैरियन ने बोला 1985 में, भाई जरूरत ही क्या है ऐसा करने की, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो उस चीज को छोड़ दिया जाए, मत करें। तो उन्होंने बोला तीन चीजें, तीन फंक्शन सर्व होते हैं उससे। पहला पेडागॉगी। पेडागॉगी का मतलब होता है एक सिस्टम बनता है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स को एक डिसिप्लिनरी एक ट्रेजेक्ट्री मिलती है कि भाई कहाँ जाना है, किस दिशा में चलना है, कैसे होना चाहिए। ओके, ये बोला गेरियन ने 1985 में। तो कहने का मतलब है हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि हिस्ट्रीज जो है वो इंस्टीट्यूशन का डिस्कोर्स शेप करती हैं। पुलिस है, पुलिस की हिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है पुलिस में भी, लेकिन क्या वाकई वो रोल प्ले कर पाता है? क्या वाकई वो सिस्टमेटाइज हो पाता है? उसको इतनी वैल्यू दी जा रही है? नहीं दी जाती। लेकिन एडवांस सोसाइटीज में दी जाती है, हमारे यहाँ नहीं दी जाती। तो डिस्कोर्स होगा, वो शेप करेगा डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन क्या होगा, एक विजन बनेगा। ओके, और वो जो है आपको डिसिप्लिनरी हिस्ट्री जो है वो लोकलाइज्ड विजन दिखाएगा। डिस्टिंक्टिव प्रैक्टिसेस, पटेल साहब ने आर्ग्यू किया कि डिस्टिंक्टिव प्रैक्टिसेस हैं जो स्कॉलरशिप है, वो आपकी दिखाई देंगी ऐसा करने से।
तो ये मैंने कुछ कारण बताया आपको, क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको कहते हैं, क्या है इस स्टडी को कहा क्या जाता है, इसको कहते हैं आप हिस्टोरिकल ऑन्टोलॉजी। हिस्टोरिकल ऑन्टोलॉजी कहते हैं इसको। तो यानी कि एनालिसिस ऑफ नॉलेज प्रैक्टिसेस, एनालिसिस ऑफ नॉलेज प्रैक्टिसेस और जो भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज उसको कहते हैं हिस्टोरिकल ऑन्टोलॉजी। एनालिसिस ऑफ नॉलेज प्रैक्टिसेस, कैसे आप नॉलेज गैदर करते हो, नॉलेज कैसे आई, स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई कैसे किया, नए उसको नई आइडेंटिटीज कैसे क्रिएट हुई। नॉलेज इज कॉम्प्लेक्स क्योंकि उसके अंदर इंटरलिंकेज होते हैं बहुत सारे, इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है, ग्लोबल ग्लोबल और लोकल दोनों स्ट्रक्चर्स को आप यूज करते हो। नॉलेज को आपने पहले असेंबल किया, फिर नॉलेज को आप फैसिलिटेट करते हो कि आगे बढ़े, फिर उसके बाद उसको इंटेलिजिबल बनाते हो कि भाई वो समझ पाए, फिर उसके बाद उसको डिसेमिनेट करते हो ना। सबसे पहले आपने नॉलेज को असेंबल किया, फैसिलिटेट किया, उसके बाद फैसिलिटेट किया, उसको सिस्टमेटाइज किया, फिर उसको इंटेलिजिबल बनाया, फिर उसके बाद आपने डिसेमिनेट किया ना। बताओ। तो ये जो है, ये मतलब कि इसीलिए डिसिप्लिनरी हिस्ट्री लिखने की बात की गई, और डिसिप्लिनरी हिस्ट्री सोशियोलॉजी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया में खैर बोला जाता है ठीक से नहीं हो रहा, लेकिन हुई हैं चीजें, बहुत सारी हुई हैं। हमने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को भी लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, इसीलिए हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनके हिसाब से वो इतने, मतलब जैसे हमने पहले भी क्रिटिकल एंगल से बोला है, लेकिन इंडिया इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी फॉर सोशियोलॉजी। इसीलिए क्या क्रिएट होता है, उनसे फिर प्रोफेशनल सोशियोलॉजिस्ट बनते हैं जो इम्पैक्ट स्टडी करेंगे, प्लान्ड सोशल चेंज। प्लान्ड सोशल चेंज का इम्पैक्ट जो स्टेट करता है, जो गवर्नमेंट करती है, उसका असर क्या होगा, उसको वो स्टडी करें। अब लेकिन जो है टीचिंग में अगर आप लगे रहोगे सिर्फ, लेकिन जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 वाली, ये क्या फोकस करेगी, ये फिर से रिसर्च को फोकस करवाएगी, लेकिन फंडिंग ही नहीं होगी तो आप क्या करोगे। अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को, साइंस के हैं वो डिपार्टमेंट के, खैर एनीवेज, उनको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिलती है लगातार, जो लोग काम करते रहते हैं उनको रिसर्च करने के लिए और देशों में बुलाया जाता है। ऐसे सोशियोलॉजी का भी है, पर फंडिंग ही नहीं होगी। फंडिंग भी नहीं होगी, उसके आइडियाज को इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर दूसरा चैलेंज क्या है, मेथोडोलॉजी का, जो हमने एंड्रे बिथेल का जो हमने डिस्कस किया था। institutional origins must be located within the discursive context. डिस्कर्सिव कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, सिंपलिस्टिक डिसिप्लिन ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। डिस्कर्सिव यानी कि वो अपने आप में फुलफिल्ड हो, अपने आप में पूरा कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो। ऐसा नहीं कि एक सिंपल तरीके से आपने जो कॉलेज की फाइलें बनाते हो आप, जो जो हमारे यहाँ मास्टर्स तक बनती हैं, उसकी बात होती है। हमारे यहाँ भी बोला जा रहा है कि स्कूल लेवल पर भी इंटर्नशिप होनी चाहिए। स्कूल लेवल पे ही बच्चा कहीं जाए, कुछ करे, कुछ उसको देखे, कुछ समझे उस एंगल को। तो केयरफुल ऑफ, यानी कि डिसिप्लिन के जो मिथ हैं किसी भी डिसिप्लिन के, वो मिथ टूटने चाहिए। हाईली सिंप्लीफाइड नैरेटिव नहीं चाहिए, लेजिटिमेट फंक्शन चाहिए, पोजीशंस का क्लासिफिकेशन समझ में आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस की ग्रोथ दिखनी चाहिए, बाउंड्रीज दिखनी चाहिए डिसिप्लिन की क्या है क्या है, अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। ओके, और पिछले जो स्कॉलर्स हैं, जो पिछले जो काम किया गया, उनकी लेगेसी को साथ में लेना पड़ेगा या आइसोलेशन में लेना पड़ेगा। बायोग्राफी को लेंगे नहीं लेंगे। जैसे जयराम एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत फेमस नाम है, उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि जो भी बायोग्राफी मान लो आप करते हो, कि वो सिर्फ उसके इकोनॉमिक कल्चरल मिलियू में ही समझा जा सकता है। जहाँ की जो बायोग्राफी है, जहाँ की जहाँ की कल्चरल लोकेशन है, उसी के हिसाब से आपको समझ में आएगा। उन्होंने कर्नाटक के उसमें आर्ग्यू किया। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम प्लान्ड तरीके से बात करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा तभी समझ में आएगा वो
जब वो उस कॉन्टेक्स्ट में, उसके कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ा जाएगा। ये नहीं कि आपने मुंह उठाया और कुछ भी शुरू कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। तो ये एक बात मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की। तो प्रॉब्लम ये है कि, प्रॉब्लम ये नहीं है कि काम नहीं हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि काम हुआ है, लेकिन आप उसको साइंटिफिक तरीके से जज कीजिए, अनड्यूली क्रिटिसाइज मत कीजिए, और पीछे के वर्क को जो है एकदम डुबोइए मत, बस मैं ही पहले कर रहा हूँ और जो हमने कॉमन सेंस वाले में उसमें किया था वैसा एंगल नहीं चाहिए। सेंसिटिव रीडिंग चाहिए। क्या चाहिए? सेंसिटिव रीडिंग ऑफ सोशियोलॉजीज ओन बायोग्राफी। ऐसा जयराम जी ने एक कोट दिया, मैं लिख देता हूँ। ये जब चीजें आप लिखोगे, या ये चीजें जब आप लेके आते हो, तो मजा आ जाएगा आपको अपनी खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अभी बताता हूँ जी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जो भी अलग अलग, एक अगर हम वर्ड यूज करें, ये कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है कि अलग अलग, हिंदी में जैसे हम कह सकते हैं मायने, आयाम, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो चीज चेंज होगी, बहुत सारी चीजें हिंदी में यदि हम कहें इसको, हिंदी में तो मुझे देखना पड़ेगा, जो मैंने बोला है वही होना चाहिए। जब समय बदल जाता है तो चीजें एकदम बदल जाती हैं, उसको कहते हैं विसिट्यूड। जैसे कि मतलब अगर एक सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि जैसे पुलिस के अलग विसिट्यूड्स हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जॉब के अलग होंगे, सबके अलग अलग पैमाने हैं, सबके अलग अलग आयाम हैं। यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट है वो बदल जाएगा जैसे ही सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल मिल्यू बदल जाएगा, ये कहना चाह रहा है। जैसे माहौल बदला चीज बदली। यानी आंचल का जो कॉन्टेक्स्ट है आज का पढ़ाई करने का, उसके रहन सहन का, उसके खान पान का, उसके सोने उठने का, उसके पढ़ने का, वो मिल्यू आप एकदम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज का बच्चा रोज अप डाउन अपने घर से कर रहा है, घर से 2 मिनट दूर उसका कॉलेज है, और घर से ही वो कॉलेज जा रहा है, और उसका एक दूसरा अप्रोच है लाइफ का, वो और इसका बायोग्राफी अलग अलग बन। बात समझ में आई मेरी? तो मैंने 2 मुद्दे डिस्कस कर दिए, इसीलिए मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। समझ आई मेरी बात? तो ये एक बात है। जैसे अर्लियर 4 डिपार्टमेंट सबसे पहले थे, बॉम्बे, लखनऊ, कलकत्ता, मैसूर। वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड दिखाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वो दिखाएंगे। सोशियोलॉजी उसी हिसाब से डेवलप हुई। वो हम कल बात कर सकते हैं उसके बारे में कि चारों में क्या क्या हुआ। आज मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, क्योंकि इसकी अप्रोच और जो थिंकर्स की अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। थिंकर्स में एकदम ऑब्जेक्टिविटी से भाई ये बोला हो गया, हमारे वाला थोड़ा फैला हुआ है, हमारे वाला थोड़ा सा ना वैसा है। लेकिन वी विल ट्राई, हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे इसमें,
पेपर 2 में एग्जांपल्स चाहिए, पेपर 2 में बहुत सारे एग्जांपल्स चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, भूपति जी, ब्रिजवाला जी, आंचल जी, कोई डाउट है तो बोलिए। और कई बार जब हमें इंग्लिश का शब्द समझ नहीं आता तो आप पूरा पैराग्राफ दोबारा पढ़ो। जैसे मैं अगर उसको पढ़ूं, द बायोग्राफी ऑफ द डिसिप्लिन कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन इट्स इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, ही आर्ग्यूज द इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट सब्जेक्ट टू द विसिट्यूड्स ऑफ चेंज। तो मैं अंदाजा भी लगाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन जो आएगा उसमें टफ वर्ड आएगा। हो सकता है हिंदी में उसका मतलब सिंपल हो बिल्कुल, लेकिन कुछ हमें वोकैबुलरी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारी इंप्रूव होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें अंग्रेजी बहुत सारी आ जाए, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। पॉइंट इज दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, we should be able to we should be able to appreciate it. That's what I want to say. ठीक है, तो आप लोगों को इतना मैंने आज एक शुरू करा दिया ताकि एक अंडरस्टैंडिंग से चलें। ये इसमें शब्द हैं बहुत सारे, मतलब नेम्स हैं, ये है, फैक्चुअल है, थोड़ा सा फैक्चुअल रहेगा, इंडियन सोसाइटी का पार्ट पर हम करते हैं। जनरलाइज हम कोशिश करेंगे जेनरिक ना करें, मैं डेटा दूं, जेनरिक आपको खुद ही पता है चीजें, वो मुझे बताने की वो नहीं है, उसमें क्या फायदा। मेरा काम है थ्योरेटिकल चीज को आप तक लेके आना, प्रैक्टिकल तो पता ही है, जो प्रॉब्लम है वो पता है, एग्जाम उसके सॉल्यूशन पूछता है, 150 वर्ड में लिखने होते हैं, 200 वर्ड में स्मार्ट लिखोगे नहीं जब तक होगा। तो जेनरिक चर्चा करने से कोई लाभ नहीं, लेकिन आप लोगों को ओपन है, जो आप पूछना चाहें कभी भी पूछ सकते। ठीक है, एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर एनी वन ऑफ यू? Thank you very much. Wishing all of you all the best. Thank you, sir.